मेरा आवाज़ नहीं जा रहा क्या कुणाल? स्टूडेंट, हाँ देखिए, ओके देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्योर बेंजीन का, और टेम्परेचर फिक्स कर दिया हूँ। टेम्परेचर इज 40 डिग्री से, कितना डिग्री से? तो टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट। वेपर प्रेस प्योर बेंजीन का 184 टॉर है, प्योर टॉलिन का 59 टॉर है। निकालना है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। और इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेज इक्वल टू 0.4। और क्या मानना है? एज्यूम आइडियल सॉल्यूशन। क्या सपोज करके बनाना है? आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्व कीजिए। सब लोग सॉल्व करेंगे? देखिए तो स्टूडेंट, आप लोग भी ऐसे ही बना रहे हैं। ओके, और बोर्ड के एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही सिस्टमेटिक बनाना है, करेक्ट? तो यहाँ तक आ गए तो इसका आंसर तो निकाल लिए होंगे, कितना आया था? वेरी गुड, 73.6। और इसका आंसर कितना आया था? 35.4। तो क्या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ओके, और उसके बाद क्या निकालना था? और ये जो फार्मूला मैंने लगाया, उन्हें लगता है कि रॉल्स का लॉ है।
हाँ या ना, ये डाल्टन था या रॉल्स था? रॉल्स। और रॉल्स का लॉ लगाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मेरा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब बताइए, अब और क्या निकालना था? निकालना था मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू प्रेशर ऑफ बेंजीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन? हाँ या ना, एक फार्मूला था ना। और पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू क्या ए लिख सकते हैं, एक्स डैश बी इंटू पी एस। देखिए सही है, एक किसके अकॉर्डिंग लिख दिए, डाल्टन, और एक किसके अकॉर्डिंग लिख दिए, रॉल्स। तो क्या यहां से एक्स डैश बी निकाल लेंगे? तो एक्स डैश बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी और डिवाइडेड बाई पी एस। और पी एस तो अभी जस्ट आप निकाले हुए हैं, हाँ है ना। तो ए वैल्यू कितना आया स्टूडेंट, एडजस्ट कैलकुलेशन कर 0. आंसर है 0.675। हाँ ठीक, वेरी गुड, 0.675। तो क्या अब एक्स डैश बी निकाल लिए, तो एक्स डैश टी निकालने के लिए फिर से कैलकुलेट करें या बाइजली 1 में से ए माइनस कर देंगे? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स डैश बी, हाँ या ना। तो 1 माइनस 0.675 कितना हो गया, देखिए तो 0.325। चलिए, तो देखिए ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए नहीं लिए थे कि हाँ हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना था, इस प्रॉब्लम से मुझे कुछ ऑब्जर्व करना था, दैट्स वाई मैं ये प्रॉब्लम लिया हूँ। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, अभी जो सेक्शन पढ़ा रहे हैं ना, तो अभी क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं या सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं? सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल सॉल्यूशन, बोथ आर इन लिक्विड फेज एंड बोथ आर वोलेटाइल, करेक्ट। अभी एक अलग सेक्शन पढ़ा रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं 2 पार्ट में करके पढ़ाता हूँ, एक अलग पार्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक अलग पार्ट दिस सॉल्यूशन। और जितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टाइम लगेगा उतना ही यहाँ पे टाइम लगेगा। ये भी इस पार्ट से भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। एनीवे, तो स्टूडेंट ये बताइए कि सेम टेम्परेचर पे प्योर बेंजीन, एक प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन का मतलब पी नॉट भी था, हाँ या ना, और वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन का मतलब पी नॉट टी था। बोलिए, पी नॉट प्योर बेंजीन और प्योर टोलिन में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? यहां देखिए, बेंजीन का ज्यादा है और टोलिन का कम है, हाँ या ना। बेंजीन का वेपर प्रेशर 184 टॉर है और टोलिन का है 59 टॉर, तो किसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा? ऑब्वियसली बेंजीन का। आप पी नॉट नहीं बोला, आप इसका मतलब प्योर बेंजीन और प्योर टोलिन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक कंटेनर में पेट्रोल रख दिया, एक कंटेनर में पानी रख दिए, और दोनों का ओपन कंटेनर, तो बताइए, नहीं लगता है पेट्रोल वेपराइज हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब है कि किसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा, जो वेपर में ज़्यादा कन्वर्ट होगा उसका वेपर ज़्यादा बनेगा, उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। दैट्स वाई सेम टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा, ऑब्वियसली उसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, हाँ या ना। यस, तो यहाँ से अब इस प्रॉब्लम से ऑब्जर्वेशन ये हुआ, सब लोग ध्यान से समझिएगा, इस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम बनाने के लिए नहीं लिए हैं। मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन बनाए हुए हैं और इस सॉल्यूशन में बेंजीन और टोलिन दोनों है, बेंजीन भी है और टोलिन दोनों है। तो नहीं लगता है कि यहाँ पे दोनों बेंजीन और टोलिन दोनों का मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाना चाहेगा, हाँ या ना। बट इस जाने के रेस में किसका मॉलिक्यूल्स ज़्यादा जाएगा वेपर में?
उसका मॉलिक्यूल ज़्यादा जाएगा जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, हाँ या ना? करेक्ट। मैंने इस प्रॉब्लम से ये ऑब्जर्व किया कि अब यहाँ देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन कैसे किए, तो बताइए कि बेंजीन का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन कितना था स्टूडेंट? देखिए तो 0.4, और बेंजीन का, इसी बेंजीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? और टॉलिन का लिक्विड फेज में कितना था मोल फ्रैक्शन? 0.6, बट इसका वेपर फेज में कितना हो गया? 0.325। तो बताइए बेंजीन और टॉलिन का जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन था, वही बेंजीन और टॉलिन का वेपर फेज में लिक्विड मोल फ्रैक्शन वही रहा या चेंज हो गया है? चेंज हो गया है। अब बेंजीन का कम हुआ या ज़्यादा हो गया? और टॉलिन का कम हो गया। इसका मतलब टॉलिन का क्यों कम हो गया? तो इसका मतलब यही रहा ना कि टॉलिन का मॉलिक्यूल बेंजीन के मॉलिक्यूल में कम गया, कम प्रोपोर्शन में गया है। जो प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में लिक्विड फेज में था उसी प्रोपोर्शन में वेपर फेज में रहा, या अलग प्रोपोर्शन हो गया? अलग प्रोपोर्शन हो गया। और प्रोपोर्शन में क्या बैलेंस रहा या अनबैलेंस होकर बेंजीन का ज़्यादा हो गया वेपर फेज में? बेंजीन का ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम से मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मुझे यहाँ से एक लाइन लिखना रहेगा, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लीजिएगा, कि आज के बाद अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है एंड बोथ आर वोलेटाइल, तो वैसा कंपोनेंट जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कैसे पता चलेगा वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा? तो उसका प्योर फेज का वेपर प्रेशर देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा? प्योर फेज का वेपर प्रेशर। तो वैसा कंपोनेंट जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में जो उसका मोल फ्रैक्शन है उससे इंक्रीज कर जाएगा, हाँ या ना? इफ एनी कंपोनेंट विच आर मोर वोलेटाइल, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इंक्रीजेज with respect to mole fraction in liquid phase, correct? At the same time, वैसा कंपोनेंट जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम रहेगा, तो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा वेपर फेज में विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड फेज, हाँ या ना? तो शायद जो पीडीएफ दिए हैं उसमें ये बात लिखा हुआ होगा, बट इस चीज़ को मैं यहाँ पे प्रॉब्लम आपसे सॉल्व करवा के फिर से आपको पहले एनालाइज करवाया कि देखिए ऑब्जर्व कीजिए, इसका 0.5 था लिक्विड में, बट वेपर में कितना हो गया? 0.625, करेक्ट? इसका वेपर में कितना था? 0.6 था, बट इसमें लिक्विड वेपर फेज में कितना हो गया? 0.325। 0.6 से कम हो गया, बट इसका 0.4 से ज़्यादा हो गया है। तो ये सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए नहीं, ऑलवेज आपको मिलेगा वैसा कोई भी आइडियल सॉल्यूशन जिसमें बोथ आर वोलेटाइल, तो जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड के रेस्पेक्ट में वेपर में इंक्रीज हो जाता है, और जिसका कम रहता है वोलेटाइल कैरेक्टर उसका लिक्विड के वेपर मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर जाता है, करेक्ट? चलिए एक और प्रॉब्लम बनाइए। सब लोग लिखिए, तो मैं लिखवा रहा हूं प्रॉब्लम को। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, लिख रहे हैं? लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, करेक्ट? Following Raoult's law. Following what? Raoult's law. Ideal solution तो Raoult's law फॉलो करेगा at 50 डिग्री C, फुल स्टॉप। यहां तक लिख लिए सब लोग? The total vapor pressure of solution containing 1 mole of A and 2 mole of B, 1 mole of A and 2 mole of B
इस 300 टॉर, Na कितना, Na का 1 मोल और Nb का कितना 2 मोल, इस टाइप का सॉल्यूशन बनाए हैं तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आया है 300 टॉर। अभी सेकेंड स्टेटमेंट, व्हेन 1 मोर मोल ऑफ A is added, then total pressure becomes 400 टॉर। जब A का 1 मोर मोल मतलब A का एक और मोल मिला दिए तब PS becomes 400 टॉर। यहां तक आ गए। then find out vapor pressure of pure A and pure B, मतलब P नॉट A and P नॉट B, ये निकालिए। और PDF वाला सॉल्यूशन मत देखिएगा, यहां पे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। वेरी गुड, मतलब आंसर आ गया। लेकिन देखिए पहला क्या था, पी एस इक्वल टू यही था ना, एक्स से पी नॉट ए आया ना, एक्स बी पी नॉट बी, यस। और पी एस डैश इक्वल टू एक्स से डैश पी नॉट ए प्लस एक्स डैश बी पी नॉट बी। अब देखिए ये जो एक्स डैश ए एक्स डैश बी लिखे हैं स्टूडेंट, ये आपका वेपर फेज का नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में टोटल प्रेशर कितना था, देखिए 300, और ए का मोल फ्रैक्शन कितना था बताइए तो, 1/3। तो पी नॉट ए बाई 3 आप प्लस कितना हो जाएगा 2 पी नॉट बी बाई 3, एक इक्वेशन बन गया। और यहां से 400 इक्वल टू, अब मोल फ्रैक्शन ए का एक और मोल मिला दिया है तो मोल फ्रैक्शन वही रहा या चेंज हो गया, चेंज हो गया। तो अब क्या लिखेंगे पी नॉट ए बाई 2, हाँ है ना, अब प्लस पी नॉट बी बाई 2। तो बोलिए दो इक्वेशन है और दो अननोन है। अननोन क्या है, पी नॉट ए पी नॉट बी, करेक्ट। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व नहीं हो जाएगा, बाकी लोग से भी सॉल्व हो जाएगा। 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पी नॉट ए इक्वल टू कितना 700। बताइए कि मुझे पहले ही ये बात पता चल गया था कि पी नॉट ए ज़्यादा रहेगा, बोलिए क्यों। जब ए एक्स्ट्रा मिलाए हैं, ए एक्स्ट्रा जब मिलाए तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, इसका मतलब है कि ए के मिलाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है। नहीं, अगर ए को मिलाने से वेपर प्रेशर और कम हो जाता 300 के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब उसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम रहता, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखिएगा, सब लोग यहां देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी
विथ 30 मोल %, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वही मैं लिख रहा हूं, बाकी आपको समझना है। विथ 30 मोल % ऑफ ए इज इन इक्विलिब्रियम with its vapor pressure, with its vapor which contain 60 mole %, 60 mole % of A, assuming ideal behavior, ideal behavior of the solution। इस चैप्टर का भी आपको क्लास असाइनमेंट मिल जाएगा, डोंट वरी। फिजिकल केमिस्ट्री का हर चैप्टर का क्लास असाइनमेंट और होम असाइनमेंट अलग अलग है, बट ये सब प्रॉब्लम क्लास असाइनमेंट नहीं है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए टू दैट ऑफ बी। एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और सॉल्व कीजिए। कौन सा है? वेरी गुड। देखिए तो स्टूडेंट, आप लोग ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को, जो लैंग्वेज था उसके अकॉर्डिंग 30 मोल % ऑफ ए, इसका मतलब एक्स का वैल्यू लिक्विड फेज में 0.3 है, तो एक्स बी का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना रहेगा? 0.7 आया ना। बट ए जो
वेपर के साथ जब इक्विलिब्रियम मेंटेन किया तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर में इक्विलिब्रियम ही मेंटेन होता है। तो वेपर फेज में ए का मोल परसेंट कितना था? 60%, 60 मोल परसेंट, हाँ है ना, 60%। इसका मतलब वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन 0.6, तो बी का कितना रहेगा? 0.4। अभी हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? पी नॉट, यहां देखिएगा, पी नॉट ए एक्स से इक्वल टू एक्स डैश ए पी एस, हाँ या ना, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स डैश बी पी एस, करेक्ट। और अगर इक्वेशन, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि एक क्वेश्चन अभी हम लोगों के लिए बच्चा टाइप क्वेश्चन बन गया है, बट ये जानिए कि अगर इस दिस इक्वल टू दिस रॉल्स और डाल्टन्स का मिलाने का आइडिया हम लोगों को नहीं रहता तो क्या ये क्वेश्चन बनता? नहीं बनता। तो अब a डिवाइडेड बाई b करते हैं, तो a डिवाइडेड बाई b की जगह तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स से डिवाइडेड बाई पी नॉट बी एक्स बी, और पी एस तो कैंसिल, हाँ है ना, तो क्या बचेगा? एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी। तो क्या यहां से निकाल लेंगे पी नॉट ए बाई पी नॉट बी? पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। तो हम लोग को तो पी नॉट ए पी नॉट बी का तो वैल्यू नहीं पूछा गया था, हम लोग को रेशियो पूछा गया था। वैल्यू पूछा जाता तब सॉल्व नहीं होता, क्योंकि वैल्यू पूछा जाता तो सॉल्व इसलिए नहीं होता क्योंकि अननोन 3 है, हाँ है ना, पी नॉट ए पी नॉट बी पी एस, करेक्ट। और 2 ही क्वेश्चन बन रहा था, बट बिकॉज रेशियो पूछा गया था तो पी एस और पी एस आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो क्या यहाँ से पी नॉट ए बाई पी नॉट बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एक्स डैश ए एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स से एक्स डैश बी, और सारा वैल्यू तो आपके पास है, हाँ है ना, करेक्ट। ए वैल्यू आपके पास है ना, तो जब ए वैल्यू आपके पास है तो कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा? 7/2 ही तो आएगा। कितना था सिर्फ? तो ये आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। ओके, चलिए देखिए स्टूडेंट, नाउ ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। जिसमें बोथ आर वोलेटाइल। ठीक है स्टूडेंट, तो पी नॉट ए है मेरा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और पी नॉट बी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। और अभी के सिचुएशन में, अब इसमें आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं। मैं मान के सॉल्व कर रहा हूँ, ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी। ए मैं सपोज कर रहा हूँ, लेट अस सपोज, करेक्ट।
तो वेपर प्रेशर ऑफ अकॉर्डिंग टू रॉल्स, यहां देखिएगा रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का फार्मूला क्या आया था स्टूडेंट? यही आया था ना, पी नॉट ए एक्स से, हाँ या ना, पी नॉट ए एक्स से। और बोलिए पी नॉट ए एक्स से, और एक्स ए का डोमेन कहाँ से कहाँ, एक्स ए का डोमेन कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 से 1। चलिए, तो ये है पी ए, मतलब ये वेपर प्रेशर, तो उसमें पी ए का मैं ले रहा हूँ, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए। तो बोलिए एक्स ए का तो डोमेन 0 से 1 ही तक है ना, तो ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि इट इज काइंड ऑफ बाई, हाँ या ना? अरे क्या है, इट इज काइंड ऑफ एक्स, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, एम। तो ये कैसा इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हाँ या ना? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस। तो इसका ग्राफ इसका है ए, और यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 और यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0। बट स्टूडेंट जहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 हो जाएगा तो नहीं लेता कि जहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 रहेगा वहाँ पे प्योर ए हो जाएगा, हाँ या ना? और ऐसे भी यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 डाल दीजिएगा तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए। तो ए वैल्यू यहाँ पे क्या था? पी नॉट ए था, करेक्ट, यस। और इस ग्राफ को तो पीछे लेके नहीं जा सकते हैं, या लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते हैं। बोलिए क्यों? मोल फ्रैक्शन भी निगेटिव नहीं होता है, अब प्रेशर भी निगेटिव, चेंज इन प्रेशर निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है बट प्रेशर निगेटिव नहीं होता है। और बोलिए इसका स्लोप, तो tan थीटा इक्वल टू एम इक्वल टू स्लोप क्या हो जाएगा? पी नॉट ए हो जाएगा, हाँ या ना? चलिए अब देखिए, अब आज मुझे ये बताइए कि आपको स्लोप निकालने के लिए क्या सिखाए हैं? स्लोप निकालने के लिए स्टूडेंट सिखाए थे कि जहाँ पे टेंजेंट या स्ट्रेट लाइन कट करता है वहाँ से किधर जाना है? राइट जाना है। और कैसे मूव करना है? एंटी क्लॉकवाइज। और जो एंगल मिलेगा उसके tan का वैल्यू को स्लोप बोलते हैं, करेक्ट? तो चलिए अब इज कंपलसरी कि ऑल द टाइम एक्सिस राइट में ले, आज मुझे एक्सिस लेफ्ट में लेने का मन कर रहा है, ले सकते हैं ना? इसलिए ले सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दो टाइप का होता है, एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन कौन सा? तो अभी तक हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं उसमें ऐसे करते थे, करेक्ट? तो देखिए अभी तक हम लोग राइट हैंड थंब रूल करते थे कि हाँ यहाँ से एक से ऐसे मूव करेंगे बाई की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो और राइट हैंड, तो ये जो हम लोग एक्स बाई जेड पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई और ऊपर में पॉजिटिव जेड दिखाते थे तो राइट हैंड का हम लोग यूज करते थे। तो दिस इज हम लोग जो अभी तक कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो फैमिलियर हैं वो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम से फैमिलियर थे पता है? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा? तो एक लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, करेक्ट? तो आज मैं पॉजिटिव एक एक्सिस को ऐसे मान रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेफ्ट में, करेक्ट? और यहाँ पे पी बी। और बोलिए स्टूडेंट पी वी इक्वल टू क्या था? यही था ना, पी नॉट बी एक्स बी अकॉर्डिंग टू रॉल्स, हाँ है ना? पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब बताइए एक काम किसका करेगा? बाई का। एक काम किसका करेगा? एम का। और एक काम किसका? सब लोग ध्यान से देखिएगा, एक्स का। तो नहीं था कि दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 0 ले लेते हैं और यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 1 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 1। तो अब बताइए अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया
तो पॉजिटिव स्लोप लेने का तरीका भी तो चेंज हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा इसका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, तो क्या बोलेगा? नेगेटिव। अब ये नहीं बोलेंगे कि सर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, अब उल्टा बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? कि सर जहाँ पे लाइन कट कर जाए, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट को ही उल्टा कर दिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नहीं, तो कोऑर्डिनेट को अगर उल्टा कर दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन को इधर ले रहे हैं, तो जहाँ पे लाइन कट करेगा वहाँ से अब एंटी क्लॉकवाइज जाना है या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि आज मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट में लेने का मन कर रहा है, और ऐसा भी होता है, करेक्ट। तो इसमें अगर यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो जो अगर एक्यूट एंगल मिल रहा है तो इसका टैन, इसके थीटा का वैल्यू को, टैन थीटा का वैल्यू को बोलेंगे स्लोप। तो यहाँ पे टैन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम इक्वल टू व्हाट? पी नॉट बी। और यहाँ पे अगर एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाएगा तो नहीं लगता कि प्योर बी हो जाएगा? इफ एक्स बी इक्वल टू 1 देन इट इज व्हाट? सॉल्यूशन या प्योर बी? प्योर, तो इसको बोलेंगे पी नॉट बी। तो आपके सामने बोर्ड पे कितना ग्राफ है? आपके सामने है पी ए वर्सेज एक्स ए और पी वर्सेज एक्स बी। और आइडियल सोल्यूशन में दोनों का ग्राफ का पार्शियल प्रेशर का ग्राफ वर्सेज मोल फ्रैक्शन क्या रहता है? कर्व है या स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन। तो यहां तक ग्राफ सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए अब एक काम करते हैं, ये है मेरा डायग्राम फिगर फर्स्ट और ये है फिगर सेकंड। अब एक काम करते हैं कि दोनों ग्राफ को मुझे एक ही एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है एक साथ। तो बोलिए, इसका वर्टिकल एक्सिस यहां पे था और इसका वर्टिकल एक्सिस यहां पे था, हाँ या ना? इसका मतलब है कि कितना वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दें, फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्राफ को मुझे सेम ग्राफ में कंपाइल करना है, दिखाना है। तो बताइए आप लोग कि जहां पे एक्स ए इक्वल टू 0 है स्टूडेंट, वहां पे तो एक्स बी इक्वल टू 1 होगा, हाँ या ना? और जहां पे एक्स ए इक्वल टू 1 होगा वहां पे एक्स बी इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट। और ये जो एक्सिस था वर्टिकल एक्सिस, वो था किसके लिए? ये वर्टिकल एक्सिस मान रहे थे पी ए के लिए, हाँ या ना? और ये वर्टिकल एक्सिस किसके लिए मान रहे थे? पी बी के लिए। तो आप बताइए, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो दो ग्राफ है, ये जो ग्राफ एक किसके लिए मैंने ड्रॉ किया, ये है पी नॉट बी। यहां पे वैल्यू क्या था स्टूडेंट? पी नॉट बी। और यहां पे वैल्यू क्या था? पी नॉट ए। तो मैंने अब प्रेशर का, वेपर प्रेशर का एक ही एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया, दो वर्टिकल एक्सिस, दो ड्रॉ किया। दो क्यों ड्रॉ किया? दोनों ग्राफ को मैं एक ग्राफ में ही दिखाना चाह रहा हूं। तो बोलिए ये क्या है? अरे मैंने वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो ये जो लाइन है वो किसका लाइन है? ये लाइन है पीबी का, किसका? हाँ या ना? और ये किसका लाइन है? पीए का है, करेक्ट। तो अब समझ में आ गया कि एनसीईआरटी वगैरह में जो ऐसे दिखाया रहता है वो क्यों रहता है? ये ऐसे जो दिखाया रहता है, तो आपको नहीं था कि ये दो ग्राफ का कंपाइल कर दिया, कंबाइन कर दिए हैं एक ही ग्राफ में, दो अलग अलग ग्राफ ना दिखा के। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक ग्राफ दिखाया, फिर एक ग्राफ में बता दिया कि देखिए एक ग्राफ में ऐसा इसलिए ड्रॉ कर रहा है, इसका स्लोप भी पॉजिटिव है, इसका स्लोप निगेटिव था या इसका भी स्लोप पॉजिटिव था? इसका भी स्लोप पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव था? क्योंकि यहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही उल्टा सोच लिया। मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस जनरली राइटवर्ड में लेते थे, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस किधर ले रहे थे? पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेफ्टवर्ड में। तो मेरा स्लोप का भी सोचने का तरीका वही रहा या चेंज हो गया है? चेंज हो गया, करेक्ट। अब इन दोनों ग्राफ को मैं एक साथ यहाँ पे दिखा दिया। तो ए क्या है? दिस इज द लाइन ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? दिस इज द ग्राफ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इस ग्राफ को देख करके हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर लिए कि आइडियल वैसा सॉल्यूशन जिसमें जो आइडियल सॉल्यूशन है जिसका दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, तो उसका पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर एक लाइन निकला हो तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना? ओके, तो यहां पे एक लाइन लिख लीजिए। यहां पे एक लाइन लिखेंगे, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन वेयर बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल एंड मिसिबल
देन पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल, देन ग्राफ ऑफ पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इज स्ट्रेट लाइन। क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। चलिए अब यहां पे हाँ, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन वेयर बोथ कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल, देन ग्राफ ऑफ पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। मस्ट बी व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन। करेक्ट। अब चलिए, अब यहां देखिएगा, कुछ लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अगर यहां पे बोलेंगे कि इसी ग्राफ में बताइए टोटल प्रेशर का ग्राफ कौन सा रहेगा, कैसा रहेगा? टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। आप लोग से कुछ लोग हिंट दे सकते हैं? टोटल प्रेशर, यस, एनसीईआरटी में यही है, ऐसे ही है नहीं? तो एक किसका ग्राफ है? पीएस का। तो मेरा क्वेश्चन वो नहीं है कि ये ग्राफ पीएस का है, ये ग्राफ पीएस का ऐसा ग्राफ क्यों है, वो मेरा क्वेश्चन है। ऐसा कि पी नॉट ए पी नॉट बी को क्यों ज्वाइन करेंगे? मेरा क्वेश्चन है कि पी नॉट ए पी नॉट बी को क्यों ज्वाइन करेंगे? फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि पी नॉट ए पी नॉट बी को तो ऐसे भी तो कर्व बनाकर ज्वाइन कर सकते थे, आपने कर्व क्यों नहीं बनाया? चलिए यहां देखिए, हाँ बोलिए। नहीं, लेकिन हम लोग तो पहले ही ऊपर में हेडिंग दे दी है आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग को सोचना है। चलिए, मेरा क्वेश्चन ये है पीएस वर्सेस एक्सए का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये टास्क दे रहा हूं, पीएस वर्सेस एक्सए, डू इट फास्ट। पीएस वर्सेस एक्सए, तो पीएस वर्सेस एक्सए में क्या हम लोग ऐसे लिख सकते थे? पी नॉट ए एक्सए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यहां तक लिख सकते हैं स्टूडेंट। करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सर देयर आर टू वेरिएबल इज एक्सए एंड एक्स बी। कितना वेरिएबल? 2 वेरिएबल है। और कौन कौन है? एक्सए है और एक्स बी है, हाँ या ना? तो कोई बात नहीं है, 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए तो अब हो गया। करेक्ट। और क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स से आप प्लस पी नॉट बी। देखिए स्टूडेंट, हाँ या ना? अब पहले इस एजम्पशन के साथ मैं काम कर रहा था, आप इसका उल्टा भी लेके काम कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली आप रॉन्ग नहीं रहेंगे। अब बताइए, नहीं लगता है कि इसको बाई मान लिया जाए, हाँ या ना? इसको क्या मान लेते हैं? एक्स। इसको क्या मान लेते हैं? सी। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? एम। तो एक ऐसा इक्वेशन बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेता है। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन। यस, जिसका स्लोप क्या है? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी है। अब मेरे जंक्शन में स्लोप निगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। जो मैं जंक्शन लिया हूं, मैं इस जंक्शन के साथ पॉजिटिव है। अब बताइए, एक मिनट, ये तो समझ में आ गया कि मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने प्रूफ कर दिया। अब दूसरा प्रूफ, एक्स ए इक्वल टू 0, तो पी एस का वैल्यू कितना? एक्स। इसी यहां देखिएगा, एक्स ए का वैल्यू 0 तो पी एस पी नॉट बी। अब मैं इस बात का आंसर दे रहा हूं कि पी नॉट ए पी नॉट बी के क्यों मिला देंगे, कैसे मिलाएंगे, उसका मैंने आंसर दे दिया। कैसे मिलाएंगे? स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट, इसका आंसर दे दिया।
अब पी एक्स ए का वैल्यू 0 तो पी एस इक्वल टू पी नॉट बी, तो एक्स ए का वैल्यू 0, तो एक्स ए का वैल्यू 0 मतलब हम लोग यहां पे हैं, पी नॉट बी के पर है, हाँ है ना। अभी दिमाग का बत्ती खुला, ओके। एक्स ए का वैल्यू 0 है तो हम लोग पी नॉट बी पे हैं, और एक्स ए का वैल्यू 1 हो गया तो कहां है, पी नॉट ए पे हैं, कहां पे हैं, इसमें कैलकुलेट कर लीजिए ना। तो एक्स ए का वैल्यू 1 मतलब प्योर ए, एक्स ए का वैल्यू 1 मतलब मीन्स व्हाट, प्योर ए, और एक्स ए का वैल्यू 0 मतलब एक ए नहीं है तो बी है, तो प्योर बी, करेक्ट। तो हर बैच में पूछे थे ऐसा, पीएस का वैल्यू, अभी तो आप लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं है, तो सर हर बैच में पूछे थे बोलिए पीएस का वैल्यू क्या होगा, तो सर इन दोनों को मिला दीजिए। हम क्यों, ऐसा ही एनसीईआरटी में है, मतलब एनसीईआरटी में है इसलिए ऐसे मिला देंगे, नहीं ये आंसर हुआ, ये आंसर ये हुआ। तो नहीं लगता कि एक ग्राफ ऐसा होना चाहिए, यहां पे पी नॉट बी है स्टूडेंट, और यहां पे पी नॉट ए है, और यहां पे था एक्स ए का वैल्यू 0 और एक्स बी का वैल्यू 1, और यहां पे क्या था, एक्स ए का वैल्यू 1, एक्स बी का वैल्यू 0, और यहां से लाइन नीचे लेके आए या ऊपर लेके जाए, स्लोप पॉजिटिव है ना, और ये जो थीटा है वो tan थीटा का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ किए हैं, हम लोग अभी सोचे हैं पीएस वर्सेस व्हाट, एक्स से, क्या सोचे हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, हाँ या ना। तो आप समझ में आ गया कि पी नॉट बी को मिला देते हैं और स्ट्रेट लाइन रहता है, क्यों रहता है, मैथमेटिकली, क्योंकि ऐसा ही इसका ग्राफ मिला था, करेक्ट। अब इसमें से किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन, सर पी नॉट पीएस वर्सेस एक्स भी रहता, पीएस वर्सेस क्या, अभी मैंने पीएस, अब अगर मैं पीएस वर्सेस एक्स बी का ग्राफ करता तो अलग ग्राफ आता या यही ग्राफ रहता, पक्का सेम ही होता। पीएस वर्सेस एक्स ड्रॉ करें या पीएस वर्सेस एक्स बी ड्रॉ करें, अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा, सेम ग्राफ रहेगा। अब चलिए, तो ये ग्राफ समझ में आ गया, ये किसका ग्राफ है, ये है टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन, हाँ या ना। इसका मतलब ये मेरा ग्राफ हो गया पीएस का, किसका हो गया, पीएस का। अब चलिए देखिए इस चीज को, और भी यहां तक आ गए, इसके बाद एक नया ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा, यहां तक समझ में आ गया, देख लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट भी भेज दिए हैं, आप लोग आरसीएम बना लिए, आरसीएम के बाद बनाइएगा क्वेश्चन बैंक, लास्ट में कैटलिस्ट का असाइनमेंट, ओके। इसके बाद बिल्कुल कुछ मत कीजिएगा, इतना ही कॉप अप कीजिए। अच्छा, आंसर की फिर से भेज देंगे, ऐसे आप लोग बोलिएगा तो मैं एक ही बार जितना भी असाइनमेंट है ना सब भेज दूंगा, लेकिन चाहते हैं कि जैसे जैसे ख़त्म करते रहें वैसे वैसे भेजते रहें ताकि आप ओवर बर्डन ना हो। वो तो कभी भी बोलिएगा तो भेज देंगे। अब यहाँ देखिए,
एक होता है एडिशन ऑफ ग्राफ स्टूडेंट। क्या होता है? एडिशन ऑफ ग्राफ। मतलब एडिशन ऑफ ग्राफ का मतलब दो ग्राफ को ऐड करना। तो जहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0 वहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 1, तो नहीं लगता है कि एक्स ए के लिए आप इधर बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? और एक्स ए के लिए किधर बढ़ रहे हैं? इधर। और एक्स बी के लिए किधर बढ़ रहे हैं? करेक्ट। और यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 और एक्स बी का वैल्यू क्या हो गया? 0। अब बोलिए, तो किसी भी दो कंपोनेंट लाइक ए और बी के लिए कितना तरीके से सॉल्यूशन बना सकते हैं? सॉल्यूशन बनाने का कितना तरीका हो सकता है? तो एक्स ए का वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं स्टूडेंट? 0 से 1, हाँ या ना? और एक्स बी का वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं? तो आपको नहीं लगता कि दो डिफरेंट कंपोनेंट ए और बी को मिलाकर इनफाइनाइट तरीका हो सकता है सॉल्यूशन बनाने का? नहीं हो सकता है। 0 से 1 के बीच में कितना नंबर? 2 नंबर, 0 और 1। तो एक्स ए का वैल्यू 0.1, तो एक्स बी का वैल्यू 0.9। इस तरीके से दो ए और बी को मिलाकर कितना तरीका से सॉल्यूशन, कितना तरीका होगा सॉल्यूशन बनाने का? बोलिए सर, इनफाइनाइट कंपोजिशन हो सकता है। कितना कंपोजिशन? तो यहां से यहां तक जितना नंबर हो सकता है उतना तरीके का सॉल्यूशन बनेगा ए और बी मिलाकर, हाँ या ना? और हर कंपोजिशन के लिए पीएस का एक यूनिक वैल्यू रहेगा, हर कंपोजिशन का टोटल प्रेशर अलग रहेगा ना। तो मान लेते हैं कि इसमें से मैं एक ए लिया कि यहाँ पे एक्स का कोई वैल्यू है, एक्स ए और एक्स बी, इस पॉइंट पे एक कंपोजिशन लिया, करेक्ट। मान लेते हैं कि एक्स ए का वैल्यू यहाँ पे 0.3 और एक्स बी का वैल्यू 0.7, लेट अस सपोज। तो नहीं लगता कि यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ देखिएगा सब लोग, एक किसका लाइन है? पी ए का, और एक किसका लाइन है? पी बी का। तो बोले इस कंपोजिशन के लिए पॉइंट, इस कंपोजिशन के लिए पी ए तो यही रहेगा ना स्टूडेंट, दिस वन, हाँ या ना? जहां पे कट करेगा ए पॉइंट, ये जो रहेगा वैल्यू वो क्या रहेगा? ये तो पी ए रहेगा, हाँ या ना? और इसी सेम कंपोजिशन के लिए पी बी कितना रहेगा? इतना रहेगा, हाँ या ना? और दिस अब प्लस दिस, ए एरो और ए एरो दोनों को मिला, क्योंकि आप पीएस के लिए तो यही लिखते हैं ना, पीएस के लिए तो लिखते हैं पी ए प्लस पी बी, हाँ या ना? पीएस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो पी ए और पी बी, ये देख रहे हैं, जहां पे पी बी वाला लाइन को कट करेगा तो पी बी का यहां वैल्यू मिलेगा, किसका वैल्यू मिलेगा? पी बी ये रहेगा, नॉट पी नॉट बी, पी बी। पी बी फॉर व्हाट? दिस कंपोजिशन, पी फॉर दिस कंपोजिशन। तो दिस प्लस दिस करेंगे तो नहीं लगता है कि इसमें इस बड़ा एरो में से ए एरो ऐड कीजिएगा तो यहां पहुंच जाइएगा, हाँ या ना? इस पॉइंट पे इस बड़ा एरो में से इस एरो को ले जाकर मिला दीजिएगा तो कहां पहुंच जाएगा? इस पॉइंट पहुंच जाइएगा। ये पॉइंट क्या है? पीएस का। तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका तो यही होता है ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को स्मूथली ऐड करते हैं। इस क्लास में तो यही सिखाया जाता था। ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब ग्राफ के कॉपी पे यही होता था ना कि छोटा छोटा पॉइंट मिलाकर उसको स्मूथली ऐड करते हैं, हाँ या ना? तो अब समझ गए कि इसको कहाँ कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे तो मैंने प्रूफ कर दिया एक लाइन में, देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, बट इसको एक और तरीका से दिखा रहे थे कि देखिए इस लाइन ए लाइन और ए लाइन का, दोनों लाइन का अगर वैल्यू को अगर हर कंपोजिशन पे जोड़ दिया जाए तो ए लाइन मिल जाएगा, हाँ या ना? सब लोग बोलिए, समझ रहे हैं जो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस, ओके। तो बताइए पीएस का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में एग्जिस्ट करेगा?
क्या पी एस का वैल्यू पी नॉट ए और पी नॉट बी से बियॉन्ड जाएगा या उसके बीच में रहेगा? बीच में रहेगा। पी एस का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इफ पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, इस कंडीशन के लिए पी एस का मैक्सिमम वैल्यू पी नॉट ए हो जाएगा। अब पी एस का मिनिमम वैल्यू पी नॉट बी हो जाएगा, हाँ या ना? बिकॉज इक्वेशन यही था ना, पी एस इक्वल टू व्हाट? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, करेक्ट, इंटू एक्स ए प्लस व्हाट? पी नॉट बी। तो यहां देख लीजिए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? पी नॉट ए। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? पी नॉट बी। इसका मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि कोई भी अगर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं और आइडियल सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का वैल्यू कम रहेगा वही पीएस का मिनिमम वैल्यू रहेगा, और जिस कंपोनेंट का वैल्यू ज्यादा रहेगा वही पीएस का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। क्योंकि ग्राफ पीएस का किसके बीच में रहेगा? पी नॉट ए से पी नॉट बी, यही बोल रहे थे ना, पी नॉट ए से कहां तक? पी नॉट बी तक। बिकॉज वही तो मेरा डोमेन है, एक्स ए का वैल्यू 0 से 1 और एक्स बी का वैल्यू 0 से 1। तो इसी डोमेन में जो ग्राफ एग्जिस्ट करेगा तो ग्राफ तो यहां से यहां तक ही रहेगा। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब चलिए, तो यहां तक था आइडियल सॉल्यूशन, और आइडियल सॉल्यूशन का आपको ग्राफ भी ड्रॉ कर दिए हैं। अब आते हैं, हेडिंग बनाइएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, पहला बात है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो अब यहाँ पे क्या रॉल्स लॉ फॉलो होगा? नहीं होगा। व्हाट अबाउट डाल्टन्स लॉ? ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल गैस नहीं है। कौन सा सॉल्यूशन है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। डाल्टन लॉ तो गैस में हर कंडीशन के लिए है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग बोले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये नहीं बोल रहे हैं कि नॉन आइडियल वेपर, ये नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसे ही बोल दिया, इसका मतलब रॉल्स लॉ फॉलो नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पे, देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए अभी शुरू नहीं किए हैं, जस्ट बता रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पी ए प्लस पी बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पी ए प्लस पी बी जो लिखते हैं ये अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू रॉल्स लिखते हैं या अकॉर्डिंग टू डाल्टन? डाल्टन। हाँ, अब दूसरी बात है कि यहाँ पे पी ए इक्वल टू एक्स पी नॉट ए एक्स से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, करेक्ट। पी बी ये लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज नॉट द रॉल्स, दिस इज व्हाट? दिस इज डाल्टन। बट पी बी यहाँ पी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी नॉट बी एक्स बी, ये भी आप नहीं लिख सकते हैं, पहला बात। तो दूसरी बात है नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप का? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ कौन सा डिविएशन? दोनों तो पढ़ना ही है, पहले जो भी बोल दीजिए, विथ पॉजिटिव डिविएशन। एंड एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डिविएशन, करेक्ट।
चलिए यहाँ देखिएगा, तो ये समझ में आ गया ना कि ए फॉलो नहीं होगा बट ए फॉलो होगा, क्योंकि टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ये स्टेटमेंट है किसका? डाल्टन का है। तो मैंने ये नहीं बोला कि डाल्टन फॉलो नहीं होगा, मैंने बोला कि रॉल्स लॉ फॉलो नहीं होगा, डाल्टन लॉ फॉलो होगा। ओके अब नेक्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट द क्राइटेरिया और कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में मेन की पॉइंट क्या पकड़ के रखें कि सारा इसका इससे रिलेटेड ग्राफ और आंसर सब कुछ आ जाए। तो नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन का क्राइटेरिया है कि अट्रैक्शन बिटवीन, यहां देखिएगा, ए एंड ए इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। करेक्ट? किसके बीच का? सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का जो अट्रैक्शन था वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये जो सिचुएशन हो तो बिफोर मिक्सिंग है ना, ये जो सिचुएशन है वो आफ्टर मिक्सिंग या बिफोर मिक्सिंग? बिफोर मिक्सिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली अट्रैक्शन बिटवीन, सब लोग यहां देखिएगा, B and B greater than attraction between A and B। इसी को अगर लैंग्वेज में लिखना रहता तो बोलते कि अट्रैक्शन बिटवीन लाइक पार्टिकल्स। कौन सा पार्टिकल? लाइक पार्टिकल का मतलब सॉल्यूट का सॉल्यूट के साथ और सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ, ग्रेटर देन अट्रैक्शन बिटवीन unlike particle like solute and solvent, greater than what? solute and solvent। करेक्ट? यहां तक ये बात हम लोग को समझ में आ गया। अब चलिए, तो अब बताइए, जब सॉल्यूट से सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, कहां से कहां तक? सॉल्यूट से सॉल्यूशन के तरफ आते हैं। सॉल्यूट से कहां? सॉल्यूट से सॉल्यूशन। तो आपको नहीं लगता है कि पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो गया है? पास आया या दूर हो गया है? अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है या अट्रैक्शन कम हो गया? यहां पे ज्यादा ए और ए, इसका मतलब है कि यहां पे अट्रैक्शन, अगर यहां से यहां तक आ रहा है अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो गया है आफ्टर मिक्सिंग? यस, पहला क्वेश्चन तो मिल गया। तो सपोज कीजिए कि मास सेम है और मान लेते हैं कि ए यहां पे प्योर ए था और ए प्योर बी है और इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है बिफोर मिक्सिंग। तो अगर ये आइडियल सॉल्यूशन रहता और मिक्स करते तो इसका वॉल्यूम होना चाहिए था V1 प्लस V2, हाँ या ना? बट इस केस में आफ्टर मिक्सिंग क्या वॉल्यूम V1 प्लस V2 रहेगा या V1 प्लस V2 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? थोड़ा ज्यादा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि सर मास तो सेम रहा, लेकिन पार्टिकल को अब ज्यादा डिस्टेंस पर रहना है, तो डिस्टेंस ज्यादा, मास सेम और डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो गया। करेक्ट? तो नहीं लगता कि डेंसिटी भी कम हो जाएगा? डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा या डेंसिटी कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। एनीवे, इसका मतलब पहला क्वेश्चन तो ये बोलेंगे कि यहां पे डेल्टा भी, यहां से पहला ऑब्जेक्टिव डेल्टा भी मिक्सिंग, और डेल्टा भी मिक्सिंग का मतलब वॉल्यूम आफ्टर माइनस वॉल्यूम बिफोर। मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी आफ्टर
माइनस वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी बिफोर, तो ए वॉल्यूम ज़्यादा ए वॉल्यूम कम, तो वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि बोलिए एट्रैक्शन इंक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, हाँ है ना? इसका उल्टा बोलिए एट्रैक्शन डिक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, सॉल्यूट का जो पोटेंशियल लेवल रहेगा एनर्जी वाइज और सॉल्यूशन का, लेता सॉल्यूशन में अट्रैक्शन कम हो गया है, तो अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी कम होगा या एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से पूछा जाएगा डेल्टा एच मिक्सिंग, क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट? तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या बोलेगा, निगेटिव या पॉजिटिव? क्योंकि इसका पोटेंशियल जो बढ़ना है ना, कम होना है बढ़ना है। देखते नहीं है ग्राफ में एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन का। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट का ऊपर आता है, रिएक्टेंट का नीचे रहता है, फाइनल ऊपर आता है और क्या है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, और रिएक्टेंट का कम रहता है, करेक्ट? तो ये वैल्यू क्या रहता है, निगेटिव रहता है या पॉजिटिव रहता है? पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग का प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहा या इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया? यस, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तब आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर, सॉल्यूशन हीटेड अप होगा या हीटेड डाउन होगा? एक्चुअली जो प्रोसेस इंडोथर्मिक है, अब मान लेते हैं कि प्रोसेस इंडोथर्मिक है तो और बाहर से आपने एनर्जी सप्लाई भी नहीं किया, बाहर से आपने एनर्जी सप्लाई भी नहीं किया, तो एनर्जी तो सॉल्यूशन से ही लेगा, है ना? देखते नहीं पानी में ग्लूकोज को डाल देते हैं तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, करेक्ट? क्यों ठंडा होता है? इसका मतलब वाटर से ही वो ग्लूकोज को सॉल्वेट करने के लिए वाटर से ही एनर्जी को खींच लिया है, करेक्ट? तो इन सिमिलर फैशन यहाँ जो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोसेस इंडोथर्मिक है, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा। इसका पीछे वजह है कि वो इतना जो एनर्जी पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए वो एक्चुअल में एनर्जी सॉल्यूशन से ही ले लेगा। दैट्स व्हाई सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा इसको, जो मैंने यहाँ पे बोला अबाउट द सॉल्यूशन विल गेट हीटेड अप या हीटेड डाउन, लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होगा, विल गेट हीटेड अप या डाउन? डाउन स्लाइटली। थर्ड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि डेल्टा जी मिक्सिंग, तो पहले ही बोल दिए हैं कि हम लोग मिसिबल सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं। कौन सा सॉल्यूशन पे? इमिसिबल या मिसिबल? मिसिबल सॉल्यूशन पे अगर काम कर रहे हैं तो आप नहीं भी उसको घुमाते हैं ऐसा स्पून से, तब भी वो मिक्स हो जाएगा। थोड़ा टाइम कम ज़्यादा लग सकता है, तो जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा उसका डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, निगेटिव होगा, और उसका डेल्टा एस टोटल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इतना सारा ऑब्जेक्टिव तो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, हाँ या ना। चलिए और इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखना है इथेनॉल प्लस हेक्सेन, और एक और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो मीथेनॉल प्लस H2O। तो ये सब एग्जाम्पल है। तो देखिए वाटर का दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो वाटर और मिथेनॉल के बीच में अट्रैक्शन नहीं रहेगा। तो इट इज़ द काइंड ऑफ वाट, इट इज़ द काइंड ऑफ निगेटिव डिविएशन, सॉरी पॉजिटिव डिविएशन। एक और लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म और CCl4। ये है कंप्लीट नॉन पोलर, बट ये है पोलर। तो कंप्लीट नॉन पोलर, यहाँ देखिएगा ये है लेस पोलर, ये है मोर पोलर, ये हाईली पोलर, और ये क्या है, लेस पोलर। बाद में आपको पढ़ाएंगे कि देखिए इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है, बट इसमें हाइड्रोफोबिक, ये तो प्योर वाटर ही है। दैट्स वाई ये है पोलर, ये है नॉन पोलर। तो इस टाइप का एग्जाम्पल क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव डिविएशन।
तो दो बिल्कुल अपोजिट नेचर का मिला दीजिएगा और मिक्स भी होना है, दो बिल्कुल अपोजिट थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का और मिक्स भी रहना है, साथ में रहना है, तो क्या एक साथ में रहकर भी बहुत बढ़िया माहौल रहेगा या थोड़ा रिपल्सन करेक्टर हो जाएगा? थोड़ा रिपल्सन करेक्टर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट है आप जो कंपेयर करने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, इसी पे आपका बहुत सारा चीज डिपेंड, ग्राफ वगैरह डिपेंड करेगा। सब लोग यहाँ पे कंसंट्रेट कर लें, लास्ट 5 मिनट। देखिए दो एग्जाम्पल आपके सामने लिए हैं स्टूडेंट। वन ऑफ द एग्जाम्पल में मैं लिया हूँ आइडियल सॉल्यूशन और एक एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। तो ये बताइए कि आइडियल सॉल्यूशन में ए और ए का अट्रैक्शन, ध्यान से सुनिएगा, और ए और बी का अट्रैक्शन डिफरेंट था या सेम था? सबसे पहले बताइए। सेम था। बट नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन में ए और ए का अट्रैक्शन, यही तो क्राइटेरिया था, ए और बी के अट्रैक्शन से ज्यादा है, हाँ या ना स्टूडेंट? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन, करेक्ट। तो यहां से बताइए कि ए और बी का अट्रैक्शन आइडियल सॉल्यूशन में और ए और बी का अट्रैक्शन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, कहां पे ए और बी का अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा? ए और बी का अट्रैक्शन आइडियल सॉल्यूशन में या ए और बी का अट्रैक्शन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन, वेयर इज द मोर अट्रैक्शन ए और बी का? लेकिन दो इक्वेशन आपके सामने है, नहीं लगता कि आइडियल सॉल्यूशन का ज्यादा रहेगा अट्रैक्शन ए और बी का? ऑब्वियसली यहां पे ए वैल्यू और ए वैल्यू सेम है ना, बट यहां पे क्या, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या? इसके बदले अगर लिखें तो ए क्या है? ए और बी का अट्रैक्शन किसमें? विथ पॉजिटिव डिविएशन, हाँ या ना? ए और बी का अट्रैक्शन इन पॉजिटिव डिविएशन, और इसके बदले क्या लिख सकते हैं? ए और ए के बदले ए और बी आइडियल, हाँ या ना? इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में, इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में यहां बोल सकते हैं कि अगर ए आइडियल होता तो यहां पर ए और बी का अट्रैक्शन इन आइडियल ग्रेटर देन ए और बी का अट्रैक्शन इन नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन। तो आइडियल सॉल्यूशन में ए और बी का बीच में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू ए और बी का बीच में अट्रैक्शन नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन। ये दोनों इक्वेशन आपके सामने है, यहां से कंपेयर करके आप 1 मिनट में कंक्लूड कीजिए और बताइए कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है या गलत है। और किसी को अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहां देखिए, यहां पे ए वैल्यू और ए वैल्यू सेम है, अरे आइडियल का था ना, किसका था? आइडियल का था। बट एक ए जो लिखे हैं वो किसके लिखे हैं? आइडियल का या नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन। तो अब यहां पे देखिए कि मान लेते हैं कि यहां से ए वेपर फेज में जाना चाह रहा है। किस फेज में? वेपर फेज में। तो ऐसे आपको समझाने के लिए नहीं लगता कि यहां पे
केकड़ा वाला स्टोरी काम करता है। केकड़ा समझते हैं, लेग पुलिंग, कि एक जाना चाह रहा है, 10 उसका पैर खींच रहा है, तो ए वेपर में जाना चाह रहा है और बी उसको अट्रैक्ट करके रखा है, करेक्ट। लेकिन अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में है और यहाँ पे ए जाना चाह रहा है, तो कहाँ पे बी ज़्यादा अपोज करेगा? बहुत डेप्थ का बात बता रहा हूँ, नहीं लगता कि आइडियल में ज़्यादा अपोज करेगा, हाँ या ना? आइडियल में ए और बी के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा है, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि ए का वोलेटाइल कैरेक्टर, मतलब ए का वेपर फेज में जाने का टेंडेंसी आइडियल सॉल्यूशन में और ए का वेपर फेज में जाने का टेंडेंसी आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन में, दोनों, ये नहीं बोला कि दोनों जगह अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहां भी अट्रैक्शन हो रहा है ए और बी के बीच में, लेकिन किस में वेपर फेज में जाने का चांस ज़्यादा रहे? देखिए यहाँ पे मैंने ए एरो बड़ा दिया, यहाँ पे ए एरो आपको समझाने के लिए छोटा दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का अट्रैक्शन कम दिखा रहा हूँ। तो बोले किस में वेपर फेज में जाने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा? वेरी गुड, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन में ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा विथ रेस्पेक्ट इन सॉल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू ए का वोलेटाइल कैरेक्टर इन आइडियल सॉल्यूशन, हाँ या ना? ओके, तो क्या यहां से हम लोग ये बात, इस डायग्राम से क्या यहां पे ये बात बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आइडियल लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डिविएशन? क्योंकि जिस सॉल्यूशन में ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा हो उसमें वो ए ज्यादा वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, हाँ या ना? सिमिलर फैशन क्या बोल सकते हैं कि बी का आइडियल सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वही, अब ऐसा फिगर तो बी के लिए भी तो कर सकते हैं, ए और बी का अट्रैक्शन, इसका उल्टा बी और ए का अट्रैक्शन बोल देंगे, तो बी का आइडियल सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर रहेगा वो बी का नॉन आइडियल के केस में जो वेपर प्रेशर होगा तो ए वैल्यू ज़्यादा रहेगा विथ पॉजिटिव डिविएशन, हाँ या ना? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा, इसका भी ग्राफ में यूज करेंगे और इसका भी ग्राफ में यूज करेंगे। अब दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन लिख सकते हैं? ऐड करने के बाद ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी, हाँ या ना? तो इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड करते हैं, और अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? पी ए प्लस पी बी आइडियल लेस देन पी ए प्लस पी बी, ऐड तो कर ही सकते हैं क्योंकि डॉल्टन लगा सकते हैं, यहाँ पे रॉल्स नहीं लगा सकते थे बट डॉल्टन तो लगा सकते हैं चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। तो पी ए प्लस पी बी नॉन आइडियल विथ विच डिविएशन? विथ पॉजिटिव डिविएशन। अब पी ए प्लस पी बी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बोलिए, पी एस। तो यहाँ पे 2 पी एस मिला, हाँ या ना? एक पी एस मिला क्या? आइडियल, और एक पी एस मिला, आप लोग थोड़ा बोला कीजिए, नहीं तो पी एस आइडियल लेस देन पी एस नॉन आइडियल, पूरा बात बोलिएगा, पी एस नॉन आइडियल बोल के छोड़ नहीं देना है, पी एस नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव। तो क्या यहां तक आप लोग समझ पाए कि मैंने एक कैसे प्रूफ कर दिया? वेरी गुड। तो यहाँ के बाद नेक्स्ट क्लास मतलब कल, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ओके ओके।